क्लास 7 एनसीईआरटी का आज हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर का नाम है जल। तो जल से संबंधित जो जानकारी है इस चैप्टर में उसको समराइज रूप में हम लोग देखने का प्रयत्न करें हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ये पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है जल वाष्प बन रहा था। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादल का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा चाहे हिम हो गया, सहीम वृष्टि हो गया के रूप में क्या होता है, धरती पर गिरता है या समुद्र में गिर जाता है। इस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलते रहता है। महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाते रहता है, जिसे जल चक्र कहते हैं। मान लीजिए जल वाष्प के रूप में तब्दील होता है, फिर वायुमंडल में धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता है तो ठंडा होने लगता है, ठंडा होकर एकत्र होने लगता है, संघनित होकर क्या बादल का रूप ले लेता है। और फिर बादल क्या है, वर्षण के रूप में धरातल पर या समुद्र पर जा गिरता है। इस प्रकार जो है एक चक्र का निर्माण हो जाता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। थलशाला क्या है आगे देखेंगे हम लोग। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वहीं आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। यानी जितने भी जल हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो हो सकता है कि आज मान लीजिए जो हम लोग सिंचाई के लिए जो अपने खेतों में पानी का प्रयोग कर रहे हैं, अमेजन आप जानते हैं दक्षिण अमेरिका में है, वहाँ मौजूद हो। और लवण जल के रूप का मुख्य स्रोत जो है नदी है, ताल है, सोते हैं, हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक जैसे सोडियम गलती हो गया, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। लवणीय होने का मतलब ये है कि उसमें सबसे अधिक मात्रा में, अधिकांश मात्रा में सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक पाया जा रहा है। इस आधार पे हम बोल रहे हैं कि वो अधिक लवणीय है। थलशाला के बारे में, थलशाला वर्ड आया था पीछे। यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। अब जल के वितरण के बारे में थोड़ा देख लेना है। मतलब हम लोग देखेंगे कि कहाँ किस अनुपात में जो है जल उपलब्ध है। पृथ्वी के भाग का 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है, यानी 3/4 जो पोर्शन है वो जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा अधिक जल ही है तो अनेक देश आज जो है जल की कमी का सामना क्यों कर रहे हैं या उनको क्यों करना पड़ रहा है। तो उसका अधिकांश कारण ये है कि अधिक सारे जो जल हैं वो लवणीय हैं, जो पीने योग्य नहीं हैं। थोड़ा वितरण देखते हैं कैसे कैसे है। महासागरों में 97.3% जल है। बर्फ छत्रक के रूप में 2% है। भूमिगत जो जल है, देखिए भूमिगत मैक्सिमम तो उपयोग जो है पीने के लिए भूमिगत जल का ही करते हैं हम लोग। वो कितना है, 0.68% है। झीलों का अलवणीय जल है 0.009%। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें जो हैं 0.009% है। वायुमंडल में जो जलवाष्प के रूप में है वो है 0.0019%। और नदियों में मात्र देखिए कितना कम है, 0.0001% है। कुल मिला के इस तरह 100% जल है। अब लवणता एक टर्म है, उसको देखिए। लवणता क्या है? लवणता जो है 1000 ग्राम जल में उपस्थित नमक की मात्रा होती है। महासागर की अगर बात करिएगा तो यह जो है 35/1000 भाग जो है उपस्थित रहता है महासागर में। इजराइल का मृत सागर में, इजराइल के पास देखिएगा यहाँ पे अभी तो बहुत इजराइल रहा है चर्चा में, तो इसके सटे हुए एक मृत सागर है। मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, जो कि काफ़ी अधिक है। तैराक इसमें पलाव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसमें सघन बना देती है। यानी इतनी सघन है कि उस पर ऊपर जो है ना फ्लोटिंग करते रहते हैं। जो तैराक हैं ऊपर जो है तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं। महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तटों पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलित पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गति करते रहता है, कभी शांत नहीं रहती है। महासागरों की गति को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। जो महासागरों में जो गति होता है उसको किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं हम लोग? जैसे तरंगे हो गया, ज्वार भाटा हो गया, धाराएं हो गया। तो इस प्रकार हम लोग जो गति हलचल होते रहता है महासागर में उसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। एक जानकारी है, 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
उसमें हम लोग वर्गीकरण किए हैं तरंगे, ज्वार भाटा। तो देखते हैं कि क्या है ये सब चीज़ें। समुद्री तट पर अगर मान लीजिए आप गेंद फेंकते हैं तो वो वहाँ पे डूबा नहीं रह जाता है, वो तैरते हुए पुनः क्या होता है कि तट के पास वापस चला आता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका एक रीज़न ये है कि महासागरों में हमेशा एक तरंग के रूप में जो है समुद्री लहरें चलती रहती हैं। उसी के बारे में जिक्र किया गया है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इसे तरंग कहते हैं, यानी लगातार समुद्री जल जो है उठते गिरते रहता है, इसको तरंग कहते हैं। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो तरंगे उत्पन्न होता है, यानी जब मान लीजिए हवा बहेगा समुद्री सतह पे तो एक विक्षोभ उत्पन्न कर देता है। ये नदी वदियों में भी हम लोग देख सकते हैं, नदी नाले में चाहे तालाब उलाब में जब हवा चलती है तो एक विक्षोभ के रूप में हमें तरंग के रूप में पानी दिखने लगता है। जितनी तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी बड़ी होती है। स्वाभाविक बात है कि जितना फोर्स से घर्षण होगा सतह पे, जल की सतह पे जितना तेज घर्षण होगा उतना अच्छा जो है आपको लहर देखने को मिलेगा। फान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि वायु जो है सतह पे घर्षण उत्पन्न करके जो है एक तरंग के रूप में उत्पन्न कर रहा था जल को। ऐसे कल्पना कीजिए कि अगर काफ़ी फास्ट हो जाए, काफ़ी तेज हो जाए, वायु की जो गति है वो काफ़ी तेज हो जाए तो विशाल तरंगों का जो है वो रूप ले लेगा। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अधिक विस्थापित हो जाती है। अचानक मान लीजिए कि समुद्र के तल में यहाँ पे मान लीजिए ज्वालामुखी विस्फोट हो गया नीचे, तो स्वाभाविक बात है कि जल की सतह था अचानक ऊपर उठ जाएगा, तो इस प्रकार जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है जल अधिक जो है विस्थापित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। कि सबसे विशाल सुनामी जो है 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चलती है। अब ये आप समझ के देखिए कि 700 किलोमीटर कितनी हाई स्पीड है, उतना की रफ्तार से ही चलती है। 2004 में सुनामी जो भारत के तटीय क्षेत्र में आया था, काफ़ी विनाश किया था। ये सुनामी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इंदिरा पॉइंट को डुबा दिया था। ये इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उसको इसने डुबा दिया था। सुनामी जो शब्द है वो जापानी शब्द है, जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि यहाँ सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो गया। पोताश्रय का मतलब क्या है कि जहाँ पोत उनका श्रय आश्रय, जहाँ रुकने का जगह है, उसको पोताश्रय बोला गया है। अब ज्वार भाटा क्या है उसको देखते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देते हैं तो ज्वार कहा जाता है। जल अपने निम्न स्तर तक आ जाते हैं और तट से पीछे चले जाते हैं तो इसे भाटा कहा जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल है, ज़्यादा टेक्निकल है नहीं ये वर्ड। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। यानी पृथ्वी पर सूर्य भी अपना फोर्स लगा रहा है ग्रेविटी का, चंद्रमा भी अपना लगा रहा है। पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय काफ़ी ऊंचा जो है सबसे ऊंचा ज्वार उठते हैं, समय को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम या अंतिम चतुर्थांश में रहता है तो चांद और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोगों को समझना है, समझने का प्रयत्न करेंगे जो लिखा गया है उसको। मान लीजिए कि ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी पर जल सतह हो गया। अब जल सतह है, अब जो ठोस है और जल जो है लिक्विड है। होता क्या है कि सूर्य, सन और जो है मून एक ही डायरेक्शन में हो जाए, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी जल के सतह पे फोर्स लगा रहा है, तो इस समय क्या होता है कि जल का जो स्थिति होता है, जलीय स्थिति, वो ये पृथ्वी है और जलीय स्थिति ऐसे हो जाता है, जल इस साइड में उठ जाता है और इसको संतुलित करने के लिए विपरीत दिशा में भी जो है एक फोर्स लगता है। तो जलीय सतह अगर इधर उठाए तो इधर भी उठ जाता है। तो ये उठा हुआ पोर्शन जो है इसको हम लोग ज्वार कहते हैं। अगर मान लीजिए एक सीध में होता है, यानी पूर्णिमा या अमावस्या के दिन ऐसा होता है कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि पृथ्वी और सन
और चंद्रमा एक रैखिक कब होता है? जब पूर्णिमा या अमावस्या का समय आता है। इस बात को जो है उसने व्याख्या करी है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ जो है अगर अपना गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगाएंगे तो दोनों जो है फोर्स एक डायरेक्शन में है, सम हो जाता है, जिसके कारण जो है एक बृहत ज्वार भाटा का निर्माण होता है। ये हो गया अपना पृथ्वी, इस पे हो गया ये जल सतह। अब 4 कंडीशन है, या तो पृथ्वी यहाँ हो, या तो यहाँ हो, या तो यहाँ हो, या तो यहाँ हो, मतलब एक रेफरेंस रखा गया है। तो यहाँ पे सन है, अपना फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे चांद है, वो अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है। अब जो फोर्स का जो है सम होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो ज्वार भाटा तो आएगी, चूँकि दोनों एक दिशा में नहीं है तो जल की सतह तो उठेंगी फोर्स के कारण, लेकिन जो हम लोगों ने देखा है उसकी अपेक्षा कम इसकी सतह उठेगी, तो अपने समतल से कम उठेगी, लेकिन ज्वार तो आएगा ना। उसको बैलेंस करने के लिए पीछे की तरफ जो है जल जो है वहाँ पे भी अपने सतह से उठ जाएगी। तो इस कंडीशन में जो होता है ज्वार भाटा निर्मित होता है, उसको बोलते हैं हम लोग निम्न ज्वार भाटा। इसी चीज़ को जो है यहाँ पे दिखाने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ पे देखिए जो ज्वार जो है आपको दिखाया गया है, यहाँ पे एक दिशा में है तो देखिए कुछ ज़्यादा दिखाया गया है, एक दिशा में है चंद्रमा और सूर्य जो है कुछ ज़्यादा ज्वार भाटा दिखाया गया है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। अब क्यों होता है इसको देखते हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है। अब स्वाभाविक बात है कि अगर मान लीजिए तट की ऊंचाई यहाँ पे है और जलीय स्तर यहाँ पे है, जब ज्वार आएगा तो जलीय स्तर उठ जाएगा, तो उठेगा तो और अधिक तट तक पहुँचाने में जो है हम लोग को मदद करेगा। इसके कारण जो है ये नौ संचालन में काफ़ी मदद करता है। ज्वार मछली पकड़ने में मदद करता है, क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती है, जिसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियों को पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे होने से जल का उतार चढ़ाव का उपयोग करने में किया जा रहा है। के समय क्या होता है कि मछली जो है समुद्र के किनारे तक आ जाती है, जिससे मछुआरों को मछली पकड़ने में काफ़ी फायदा होता है, और इसका उपयोग करके बहुत जगह जो है विद्युत उत्पादन करने की भी बात की जा रही है। अब महासागरीय धाराओं को हम लोग को देखना है। ये धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। तो महासागरीय जल धाराएं क्या है कि ये एक निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधारा है। महासागरीय जलधाराएं गर्म ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं जो है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। भूमध्य रेखा के निकट क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि इसका कारण हम लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य का प्रकाश अधिकतम समय तक पड़ता है, जिससे हीट का जो है ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण ज़्यादा चांसेस जो है भूमध्य रेखा पर गर्म जलधाराओं का होने की है। रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों और उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय एवं निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत धाराएं होती हैं, लेकिन गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। समुद्री जो धाराएं हैं वो किसी क्षेत्र तापमान को भी प्रभावित करती हैं, जैसे कि हम लोग के यहाँ जो मानसून आता है वो उसमें इसका काफ़ी अहम रोल होता है सागरीय धाराओं का। अल नीनो ला नीनो ये सब हम लोगों ने सुना ही होगा, तो वो भी एक प्रकार से जो है हम लोगों को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो समुद्री धाराओं का जो है किसी क्षेत्र पर तापमान में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। यानी याद रखिएगा कि जिस स्थान पर जो है गर्म और शीत जलधारा दोनों मिलते हैं वह स्थान विश्व में सर्वाधिक मत्स्यन क्षेत्र, यानी मछली पकड़ने का सर्वाधिक काम वहाँ पे किया जाता है। जापान के आसपास तथा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर अधिक जो है मत्स्यन कार्य किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है गर्म और ठंडी जलधाराओं का मिश्रण होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे लेब्राडोर की धारा है। ये सब धाराएं जो है हमें याद रहना चाहिए कि कौन सी धारा कहाँ है। ये गल्फ स्ट्रीम की धारा आप देख लीजिए, एक नज़र सब पे देख लेते हैं। वेनेजुएला की धारा है, ब्राज़ीलियन धारा है, फॉल्कनलैंड की जल धारा है, यहाँ पे हम्बोल्ट की धारा, ये जो है भारत को काफ़ी, पेरू की जो धारा है ये जो है भारतीय मानसून के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूरोसिया की धारा है। ये चीज़ें जो हैं
आपको जो है क्षेत्र विशेष से भी याद रखना पड़ेगा। तो एक बार आप देख लीजिएगा इसको और अच्छा से जो है मेरे हिसाब से एक बार मैप के थ्रू आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत है। पूछे जा सकते हैं कि कौन सी जलधारा जो है किससे संबंधित है, तो एक नज़र ध्यान में होना अनिवार्य है। ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ कोहरे की मौसम, जैसे कुछ कोहरे की मौसम जो है निर्मित हो जाती है, जिससे नौ संचालन में काफ़ी बाधा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों कुछ अभ्यास प्रश्न है, अगर आपने सही से सुना होगा तो आप जरूर इसका आंसर देंगे। पहला प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप बदलता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थलमंडल के बीच चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं? तो फर्स्ट स्लाइड में ही हम लोगों ने इसकी चर्चा करी है, अगर आप ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो इसका जवाब जरूर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि समांतर गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, इनमें से कोई नहीं। तो हमने इस पर चर्चा करी है, अगर ध्यान से सुने होंगे तो इसका भी जवाब देंगे। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ये सारी चीज़ों की जो है व्याख्या हम लोगों ने बखूबी किया हुआ है। तो दोस्तों लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होंगी। जुड़े रहें और अपने तैयारी को और बेहतर बनाते रहें। तो दोस्तों धन्यवाद। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग जल्द अगले लेक्चर में।